तो देखिए चैप्टर की स्टार्ट कैसे होता है। हमारे इस पार्ट की स्टार्ट तो कहता है आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे। अम्बर्टो इको की एक लाइन है कि वो कह रहे हैं कि आई एम अ नोवेलिस्ट, मैं एक ऐसा नोवेलिस्ट हूँ जो नॉवेल्स लिखता है लेकिन सिर्फ संडे को, यानी कि बाकी दिन मैं अपना अपना पर्सनल काम करता हूँ, मतलब पर्सनल यानी कि जो उनका प्रोफेशनल वर्क है वो काम करता है, लेकिन सिर्फ हफ्ते में एक दिन संडे के दिन मैं नॉवेल लिखता हूँ। तो फिर हमारे अम्बर्टो इको साहब क्या कहते हैं, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो नॉवेल्स लिखता है किस दिन, संडे के दिन। ओके, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट यानी कि जो हम पूरा चैप्टर यानी कि पढ़ने वाले पार्ट 2 ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है एक इंटरव्यू से। इंटरव्यू किसका लिया गया है, हमारे अम्बर्टो इको सर का। हमारे अम्बर्टो इको सर जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, दिस इज आवर अम्बर्टो इको सर। एक्चुअल में यही वो इंटरव्यू था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देख सकते हैं ये था हिंदू के जो हमारे मुकुंद सर है, इन्होंने अम्बर्टो सर का इको इंटरव्यू लिया था। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद, हमारे मुकुंद सर जो है ये हमारे इंटरव्यूअर है फ्रॉम द हिंदू, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे द हिंदू का ऐसे लगा रखे हैं। तो ये इंटरव्यू ले रहे थे हमारे अम्बर्टो इको सर का, ठीक है। अब देखता है बॉस, अब अम्बर्टो इको सर है कौन, देखे तो सही कि इंटरव्यू हमारे एनसीईआरटी के अंदर आ गया, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी और कुछ ना कुछ तो सीबीएसई हमें इससे सिखाना चाहता होगा। देखते हैं अम्बर्टो इको सर के बारे में क्या है। तो अम्बर्टो इको सर एक प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना इन इटली एंड हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ 4 मेडल। अब देखो मैं पहली चीज आपको वापस कह देता हूँ, डिस्क्लेमर मेरी वीडियो के अंदर अभी मैं डालता नहीं, पर मैं सोचा अगली बार से डालने लग पड़ूं। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड कि वो अपने एक हाथ के अंदर पेन या पेंसिल रखें और दूसरे हाथ के अंदर अपनी फ्रेमिंग को बुक रखें, क्योंकि गाइस आप लोगों को साथ साथ वर्ड्स लिखने जरूरी हैं। मैं भी कह रहा हूँ, देखो यार मैं एक पर्टिकुलरली आप लोगों को जनरली एक चीज बताऊं, मैं ये जो अभी मेरे हाथ पे लगी हुई थी तो इस वजह से मैं मेरा राइट हैंड इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऊपर से राइट हैंड इसलिए और दिक्कत होगी मुझे। पर मैं लेफ्ट हैंड से मैं आई वाज वर्किंग ऑन क्लास 9th इंग्लिश, मैं क्लास 9th की इंग्लिश के ऊपर काम कर रहा था। पर एक चीज आपको मैं डेफिनेटली अगर आपको एक चीज बताऊं ना, एक पीपीटी को, ये जो नॉर्मल फाइल है ना, इसे भी बनाने के अंदर अप्रोक्सीमेटली कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं एक चैप्टर को पूरा करने के अंदर, और काफी और उससे भी ज्यादा लगता है अगर कोई बड़ा चैप्टर आ जाए। अब मेरी इतनी ज्यादा मेहनत लगती है ना, मैं आप लोगों से बस एक एहसान चाहता हूँ, ये नहीं कह रहा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ये नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो मेरी मेहनत है ना इसे यूटिलाइज कर लो, ताकि मुझे भी लगा कि मेरे को स्टूडेंट देख रहे हैं ना उसने मेरी मेहनत को यूटिलाइज करे। जो ये वर्ड्स है ना हर एक जगह अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से रेफर किया गया है, ताकि आप लोगों का रीडिंग एक्सपीरियंस एकदम इजी हो जाए। इधर प्लीज अपनी कॉपी में उतार लो, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये चीज कर दो, प्लीज चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन मेरी मेहनत इस मेहनत की कदर जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें जेन्युइनली बहुत मेहनत लगती है गाइस। ठीक है, बस बैठे रहना होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, उसके अलावा कॉलेज का भी काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, पर प्लीज मेरी इस मेहनत की थोड़ी कदर करना, ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। टाइम बहुत कम पड़ा है, आप लोगों को लग रहा होगा टाइम पड़ा है, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं पड़ा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर तो मैं सॉरी लाइन पे आ गया था। अब देखो, अम्बर्टो इको प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना इन इटली एंड ऑलरेडी रिक्वायर्ड अ 4 मेडल। 4 मेडल का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन थी, यानी कि होता है कि तो पॉपुलर थे वो। ठीक है, एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमिटोसिस। सेमिटोसिस क्या होता है, स्टडी ऑफ साइंस। आपने जैसे बजरंगी भाईजान देखिए, आपने कभी कोई ऐसे लोगों को देखा है जो द पीपल हु कैन नॉट स्पीक, उनकी एक लैंग्वेज देखी होगी आपने, ऐसे करके ऐसे ऐसे पता नहीं, बहुत अच्छी अच्छी तो मतलब कह सकते हैं गुड लैंग्वेज छोड़ते हैं, कोई इशारों से ऐसे ऐसे करके। मैं एक बार मिला था एक पर्सन से एंड द वे ही कम्युनिकेटेड ना वाज वेरी मच, यानी कि आपने जैसा इस साल अगर आप रोडीज देखा हो, आपने, मैं भी रोडीज देखता हूँ, तो जैसे रोडीज के अंदर इस बार हुआ था कि एक पर्सन आया था जो मतलब बोल नहीं सकते थे, गैंग रिया के अंदर था, तो उसके साथ एक उनके साथ एक मैम आई थी जो कि कम्युनिकेट करके बता रही थी कि वो क्या बोलना चाहते हैं, ऐसे कुछ ऐसे क्लैपिंग के लिए उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, है ना। तो यानी कि उनकी भी एक तरीके से वो सेमिटोसिस क्या है, ये स्टडी ऑफ साइन है। ठीक है, तो वो इनका एक बहुत ही ज्यादा फेमस थे क्योंकि उन्होंने सेमिटोसिस के ऊपर बहुत ही अच्छा और तगड़ा काम किया हुआ था। ठीक है, एक सेकंड, हाँ अब सही है। सेमिटोसिस के ऊपर उन्होंने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ था। ठीक है, और उसके अलावा सिर्फ सेमिटोसिस के ऊपर ही नहीं, इन्होंने लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल का मतलब होता है मिडिल एज एंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि हमारी प्रकृति कैसे बनी, क्या कुछ हुआ हमारी प्रकृति के अंदर, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी कि किस तरीके से हम सब डेवलप हुए, इन सारी चीजों के बारे में भी उन्होंने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, यानी कि अपनी कहानियां लिखने की एबिलिटी से पहले थोड़ा बहुत मिडिवल एज का ये जितना भी काम था कि हिस्ट्री की, स्टडी ऑफ साइंस के ऊपर ही कुछ स्कॉलर से वर्क करते थे, यानी कि बुक्स ही बनाना, बुक्स पब्लिश करने, एक तरीके के ऑथर थे बुक्स के। ठीक है, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसे, चिल्ड्रंस बुक, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ये सारी जगह थे। लिटरेरी फिक्शन भी लिखते थे, एकेडमिक टेक्स्ट लिखते थे, एसेस भी लिखते थे, बच्चों की किताबें भी लिखते थे, अखबारों के आर्टिकल्स भी लिखते थे। इज रिटन आउटपुट स्ट्रेटेजिकली, यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज
एंड वाइड रेंजिंग का मतलब अलग अलग तरीके से, यानी कि वो एक जगह ही नहीं है, सिर्फ वो स्कॉलरशिप वर्क भी नहीं करते, वो पोएट भी हैं, वो नॉवलिस्ट भी है, वो आर्टिकल्स भी लिखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, वो चिल्ड्रंस के लिए बुक्स भी लिखते हैं, वो सारी चीज यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर काम करते हैं वो, ठीक है। इन 1980 यानी कि 1980 के अंदर क्या बात कहते हैं वो, इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट यानी कि बराबरी ऑफ इंटेलेक्चुअल का मतलब रियल सुपरस्टारडम, यानी कि उन्हें 1980s के अंदर एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टारडम मिला। क्यों भैया, कौन सी फिल्म हिट होगी? इनकी फिल्म हिट हुई, यानी कि इनकी एक नोवेल हिट होगी। क्या था उनके नोवेल का नाम? स्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज ये है एक नोवेल है जो कि 1327 के अंदर सेट है। मेरा हाथ थोड़ा एक बारी थोड़ा है ना, मेरा हाथ के ऊपर थोड़ा सा एक बार है ना, क्योंकि दोस्त से बात लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा ऐसे है। ये 1327 है, ओके। 1327 के अंदर लिखा गई थी एक नोवेल लिखी गई थी, मतलब ये जो नेम ऑफ द रोज है इसकी कहानी सेट है 1327 के अंदर। एक मर्डर मिस्ट्री है, ठीक है। यानी मर्डर मिस्ट्री तो पता है पढ़ने में अंदर कितना मजा आता है ना। मर्डर मिस्ट्री है ये, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, यानी कि उनकी करीबन 1 करोड़ कॉपी सेल हुई थी पूरी दुनिया भर में। इट्स अ ग्रेट रिकॉर्ड मैन, इट्स अ रियली ग्रेट रिकॉर्ड। अभी जैसे असनीर ग्रोवर की बुक्स थी ना, उसका भी आई गेस मैंने एक पढ़ा था कहीं पे कि मिस्टर असनीर की जो बुक्स थी असनीर ग्रोवर की, उनकी भी कुछ आई गेस 1 मिलियन के आसपास गई थी, या 1 मिलियन तो नहीं कह सकते बट कुछ ऐसी कुछ गई थी। आई डोंट नो किस हिसाब से गई थी वो, पर गई थी, मतलब इस रेंजिंग के अंदर गई थी। यानी कि अफसोस असनीर ग्रोवर इज अ ग्रेट नेम फॉर बिजनेस। उनकी बुक्स भी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, तो उनकी जो बुक्स थी उन्होंने 1 करोड़ लोगों को टैकल आउट किया। मन में आता है यार 1 करोड़ लोग होने में क्या दिक्कत है? 1 करोड़ तो बहुत, मतलब इतनी बड़ी 800 करोड़ की दुनिया, पर डेफिनेटली 1 करोड़ बुक्स बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ओके। आगे देखिए, आगे हम आ जाते हैं हमारे नए पर्सन के ऊपर। अब इंटरव्यू चालू हो चुका है, तो बॉस पॉपकॉर्न को छोड़ो और हाथ के अंदर पेन और पेंसिल उठाओ और साथ में बुक उठाओ, और जो मतलब मैं बताता हूँ साथ साथ लिखते जाना और समझते जाना क्या बात क्या चल रही है, ठीक है। इंटरव्यू चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मुकद हमारे इंटरव्यू में पूछते हैं, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज। तो हमारे एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एकेडमिक डायरेक्टर थे ये डेविड लॉज। वंस रिमार्क, उन्होंने एक बार कहा था दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कुड डू ऑल द थिंग्स ही डज। यानी कि वो एक बार कहते हैं मैं समझ नहीं पाता यार ये अम्बर्टो इको क्या इंसान है, ही का मतलब यहाँ पे अम्बर्टो इको यार ये सारे काम करते हैं, पोएट भी लिखते हैं, नॉवेलिस्ट भी है, न्यूज़पेपर आर्टिकल भी लिखता है, बच्चों की किताबें लिखता है, अपना प्रोफेसर अलग है, ये स्कॉलर एकेडमिक वर्क अलग करता है, ये सारी चीजें कैसे कर लेता है भाई? ये मतलब चल क्या रहा है, इतना सारा काम कैसे कर लेता है? तो अम्बर्टो इको कहता है मे बी आई गिव द इंप्रेशंस, यानी कि काफी मेरे हिसाब से मैं अलग अलग तरीके से काम करता हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि हाँ मैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर काम करता हूँ। लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक पर्सन इतने सारे अलग अलग काम कैसे कर पाता है। लोगों के मन में कंफ्यूजन तो होती है ये बंदा यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, कैसे है भाई? इतना टाइम कहां से इसके पास? हमारे पास तो टाइम नहीं है। मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, यानी कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। यानी कि आपको एक चीज सिंपल सी बता दूं कि मैं हमेशा एक ही चीज करता हूँ। वो चीज क्या है? मैं मेरी मन की बात सुनता हूँ। वो एक चीज क्या, मैं मेरी मन की बात सुनता हूँ। कहाँ पे लिखा, आगे बताता हूँ। तो मुकुंद के मन में भी है कि क्या है भैया, क्या है वो एक चीज जो आप करते हो? वो अम्बर्टो इको कहता है that is more difficult to explain। यार वो जो चीज तुम पूछ रहे हो ना, यही तो सबसे मुश्किल चीज है एक्सप्लेन करने के लिए। that is the most difficult thing to explain। अब क्या है वो most difficult thing? let's read it। तो कहता है that is more difficult to explain। I have some philosophical interest। philosophical मतलब है how a thing is done। philosophy कहते हैं ना, philosophy कैसे होती है कि यार इस काम की philosophy कैसे, मतलब ये हो कैसे रहा है, नेचर की philosophy क्या है, यानी कि नेचर कैसे बनी, या इसकी फिलोसफी कैसे, फिलोसफी क्या चल रही है, यानी कि किस तरीके से पर्टिकुलर काम करा जा रहा है, इसे कहते हैं फिलोसफी। तो कह रहे हैं यार मेरे मन में है ना फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, यानी कि ये काम कैसे हो रहा है इस चीज के प्रति इंटरेस्ट है। एंड आई परस्यू देम थ्रू माय एकेडमिक वर्क, यानी कि मेरी जो रुचि है ना अलग अलग जगह, कि मुझे कभी पोएट, क्यों हर एक मन में होता है, देखो डांस करना सबको पसंद होता है, सिंगिंग करना सबको पसंद होता है, एंजॉय मतलब ट्रैवलिंग करना सबको पसंद होता है हम सब लोगों को। लेकिन इसके अलावा हमारा एक प्रोफेशन भी तो है जो हम मेन परस्यू करते हैं, ये चीजें हमें पसंद है, हम ये चीजें करते नहीं। तो हमारे अम्बर्टो इको सर पता है क्या कहता है, देखो जो मुझे पसंद है ना मैं वो कर डालता हूँ। मैं ये सोचता नहीं मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, वहां पे टाइम नहीं है, मैं बस कर डालता हूँ। अभी टाइम के ऊपर भी बहुत अच्छी चीज बताएंगे, यानी कि उन्होंने क्या कहा, This is more difficult to explain। I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work। यानी कि जो मेरा मन है, जैसे आज मेरा नोवेल लिखने का मन है तो मैं नोवेल लिखता हूँ। नोवेल यानी पर नोवेल कैसे लिखता हूँ, मेरे एकेडमिक वर्क के थ्रू लिखता हूँ। यानी कि मैं नोवेल लिखना चाहता हूँ, अब जरूरी थोड़ी ना ये मर्डर मिस्ट्रीज ये सारी चीजें लिखनी है। अपने एकेडमिक वर्क के अंदर, यानी कि एकेडमिक पढ़ाने के अंदर मैं थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाना होता है, मैं थोड़ा नोवेल टाइप में पढ़ा दूं, तो इससे मेरी विश भी फुलफिल हुई और मेरा काम भी हो रहा है।
ठीक है, माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस, यानी कि वो कहते हैं कि मेरी जो बुक्स है बच्चों के लिए वो भी नॉन वायलेंस के ऊपर है। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, यानी कि आप ये जो आप ये देखोगे यू सी द सेम बंच ऑफ, यानी कि जो बुक्स है ऑफ एथिकल, एथिकल का मतलब होता है सही या गलत की पहचान, कि मतलब बच्चों के अंदर होते हैं ना मोरल वैल्यूज की, ये चीजें करना सही है, ये चीजें करना गलत है, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज की पहचान, और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट यानी कि उनके मन में भी है कि उन्हें ऐसा ना लगे हाँ ये तो चीजें नॉर्मल, वो सवाल पूछो, उनके अंदर क्यूरियोसिटी है दैट हाउ अ थिंग इज डन, जैसे मैंने बताया फिलोसॉफी हाउ अ थिंग इज डन, वैसे छोटे बच्चों के अंदर भी ये सवाल है कि मोरल वैल्यूज है और ये मैं चीजें सही कर रहा हूँ, अगर ये गुड हैबिट है तो ये गुड हैबिट क्यों है, अगर बैड हैबिट है तो इसके बैड हैबिट के, यानी कि उनके मन में है सवाल है, यानी कि उनके अंदर क्या फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, उसके बाद कहता है बॉस मेरा एक सीक्रेट है, क्या है वो सीक्रेट, लेट्स सी। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट ऑल द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या तुम्हें पता है कि जितना हमारा बड़ा ब्रह्मांड है उसके अंदर तुम अगर ये जितने भी खाली ब्लैक एरिया है जो एम्प्टी स्पेसेस है उन्हें सबको खत्म कर दो तो क्या होगा, या एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस एंड ऑल द एटम्स, जो एटम्स होते हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है एटम्स, यानी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 चैप्टर 1। तो जो मैटर है अगर आप मैटर के अंदर की जो खाली स्पेस है उसे खत्म कर दोगे तो पूरी की ये जो पूरे ब्रह्मांड है ना ये आपकी मुट्ठी जितना बड़ा है, बस कितना बड़ा है ये पूरा ब्रह्मांड, आपकी मुट्ठी जितना बड़ा है ये पूरा ब्रह्मांड, यानी कि अगर आप इन सारी चीजों को अगर एलिमिनेट कर दो, जब हम एक पिक्चर देखते हैं जैसे सोलर सिस्टम की, तो सन यहाँ पे आ गई, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो इनकी जो खाली स्पेसेस है ना इन्हें एलिमिनेट कर दो, जो मैटर है उनकी खाली स्पेसेस को एलिमिनेट कर दो, तो पूरी की पूरी दुनिया कितनी बड़ी होगी, हमारी मुट्ठी जितनी होगी, कितनी, हमारी फिस्ट जितनी होगी, यानी कि उन्होंने भी कहा द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माय फिस्ट, यानी कि हमारी जितनी हमारी फिस्ट है यानी कि ऐसे सिर्फ इतनी ही बड़ी ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड इतने के अंदर समा जाएगा अगर हम खाली स्पेसेस को एलिमिनेट कर दें। तो कहता है सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ, यानी कि वो कह रहा है सिमिलरली हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस है। एम्प्टी स्पेसेस का मतलब है कि हमारे जीवन के अंदर भी हमारे पास बहुत वेला टाइम है, जनरली सीधे साधी बात है हमारे पास बहुत वेला टाइम है जो कि हम वेले लोगों की तरह निपटा देते हैं, हम मतलब वेले बैठे रहते हैं और उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते। तो कह रहे हैं कि सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ, आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, यानी कि मैं उन्हें क्या बोलता हूं, मैं उन्हें इंटरस्टिक्स कहता हूं। से यू आर कमिंग टू माय प्लेस, जैसे आप एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मैं बैठा हूं, ठीक है, तुम मेरे पास आ रहे हो, ठीक है, अब तुम थर्ड, मैं यहाँ पे बैठ गया और उस टाइम तुम मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हो, मैं यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे हूँ, जितने टाइम के ऊपर तुम थर्ड फ्लोर तक आओगे ना तब तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँ, यानी कि मैं वहां पे बैठा बैठा वेस्ट नहीं कर रहा कि हाँ चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं ना, वेट है नहीं करना, काम कर लो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आर्टिकल लिख लो, कुछ ये कर दो, बच्चे कुछ आइडियाज के बारे में सोचोगे ऐसे करके ऐसे करे, फिर मत बैठो, यानी कि जब तक तुम यहाँ से सिर्फ 3 मंजिला सीढ़ी मतलब 3 मंजिला लिफ्ट से आओगे ना उतनी देर में मैं एक आर्टिकल रेडी कर दूंगा। इन्होंने भी ये सेम बात करी है, देखो से यू आर कमिंग टू माय प्लेस, जैसे तुम मेरे घर पे आ रहे हो, यू आर इन एलिवेटर, तुम एक लिफ्ट के अंदर हो, एंड व्हाइल यू आर कमिंग अब आई एम वेटिंग फॉर यू, जब तक तुम ऊपर आ रहे हो मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टाइस, यानी कि क्या एम्प्टी स्पेस है, मैं वेला बैठा हूँ, एक तरीके से मैं क्या हूँ, मैं वेला बैठा हुआ हूँ, ठीक है। दिस इज एन इंटरस्टिक एंड एम्प्टी स्पेस, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें लगता होगा कि मैं इतना प्रोफेसर भी और नोवेल की सारी चीजें इससे कैसे मैनेज करता हूँ, वो कहता मैं वेला नहीं बैठता, यानी कि जब मेरे पास 5 मिनट फ्री है तो लोग क्या कहते हैं 5 मिनट, चलो आप बैठ जाते ना, काम करो, 5 मिनट में भी काम करो, एम्प्टी स्पेसेस है वो। जब मैं कहता हूं ना 5 मिनट ऐसे बैठे बैठे किसी चीज को घूरते रहते हैं, क्यों घूर रहे हो, कुछ मिलना है ना, काम करो अपना, बैठे बैठे कुछ ना कुछ स्कॉलर वर्क करते रहो, इसलिए मेरे पास इतना ज्यादा टाइम बच जाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि क्या नाम लेते हैं कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पास भी 24 घंटे होते हैं दिन के अंदर, जो नाकाम में होता है उसके बाद भी 24 घंटे, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूटिलाइज करता है, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, ओके, वो कहते हैं कि मैं एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूं, व्हाइल वेटिंग फॉर यू एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, यानी कि पहले से थर्ड फ्लोर तक आने के अंदर तुम्हें जितना टाइम लगेगा ना मैं तब तक एक आर्टिकल लिख चुका हूंगा। अब यहाँ पे थोड़ी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझो कि सीबीएसई ने चैप्टर दिया क्यों, देखो सीबीएसई वेली तो है नहीं कैसे फालतू में चैप्टर दे रहे हैं। सीबीएसई ने चैप्टर ये दिया है कि ये जो चैप्टर है ना ये आपको ये चीज सिखाएगा कि बॉस ये जो आपके पास जो खाली स्पेस है ना, जो कि आप मटर गश्ती के अंदर, आसपास घूमने फिरने के अंदर, प्यार मोहब्बत के अंदर या चैटिंग्स के ऊपर, इंस्टाग्राम्स के ऊपर जो टाइम वेस्ट करते हो उस टाइम को, वो आपका इंटरस्टाइज है। अगर आप इससे टाइम को वेस्ट करते जाओगे तब तो आप कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप समझो कि यानी मेरा इंटरस्टाइज है, यानी कि एक वेला टाइम है मेरा और मैं इस वेले टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है इस वेले टाइम को यूटिलाइज करना है और अपना कोई ना कोई काम करते रहना है, कोई चैप्टर रिवाइज कर लो, कोई एक पर्टिकुलर चीज कर दो, पर कुछ करो, खाली मत बैठो, यानी कि मेरा मेन मोटिव क्या, खाली मत बैठो यार, कुछ ना कुछ करते जाओ, ठीक है।
अब मुकुंद के ऊपर देखते हैं, मुकुंद क्या कहता है हमारा बॉस, मुकुंद बॉस क्या कहते हैं, मुकुंद कहता है नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि देखो आप ये क्या है ना, तो बड़ा सुख है आपके लिए कि हाँ मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, पर हर एक पर्सन के लिए ऐसे काम करना मुमकिन नहीं है. नॉट एवरीवन कैन डू दैट. योर नॉन फिक्शनल, okay, your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and a personal quality about it. यानी कि आप जिस तरीके से लिखते हो ना, आप एक्चुअल के अंदर रीडर्स के साथ खेल रहे होते हो, कि मतलब कोई पर्सन पढ़ता है ना तो उसे इंटरेस्ट आता. काफी ऐसी बुक्स होती है ना, जैसे आपने टाइगर किंग पढ़ा है, टाइगर किंग चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा होगा अभी तक, ठीक है. उसके अंदर पढ़ते हो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आता है मन के अंदर से, यार ये बड़ा मस्त है. कभी वो स्टूका बॉम्बर के बारे में बताएगा, कभी वो कहेगा कि हाँ मैं भाग जाऊंगा, ऐसे कर जाऊंगा. यानी कि आपको क्या है, वो एक तरीके से क्या प्लेफुल है, वो हमारे साथ खेल रहा है, वो शब्दों का खेल के अंदर हमें उलझा रहा है और हमें इसमें क्या मजा आ रहा है. प्ले फॉर अ पर्सनल क्वालिटी, यानी कि पर्सनल क्वालिटी हमें क्या लगता है टाइगर किंग पढ़ते हुए, कोई पर्सन हमारे सामने बैठा और वो हमें एक कहानी बता रहा है एक्सपीरियंस करके कि एक बार शेर था वो ऐसे आया ऐसे आया, हमें काफी लगता है कि वो क्या एक पर्सनल क्वालिटी दे रहा है, ठीक है. पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट. इट इज अ मार्क्स डिपार्चर, यानी कि मार्क्स डिपार्चर यानी कि डिफरेंट है फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, यानी कि जिस तरीके से नॉर्मल लोग लिखते हैं अपनी जो नॉवेल लिखते हैं, आप उससे थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं. यानी कि नॉर्मल लोग सीधी सीधी बात करते हैं, जैसे मेरा नाम रजत है, मैं यहाँ से पढ़ा हुआ, मैं ये कर रहा हूँ, ये तो नॉर्मल बोलते हैं. अगर कोई ऐसे बोले, देख भैया देख, लुक नेम इज माय रजत, सर गाउड इज माय सरनेम, यानी कि क्या है थोड़ा सा मतलब है ना, थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर. देखो काम पता है क्या, बोलनी दोनों को सेम बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो ना अपने आप को, वो चीज कहीं ना कहीं अलग बन जाती है. तो वही चीज है कि आप अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो जो बाकी के एकेडमिक स्टाइल वाले जैसे आपको क्या बना देता है, डिफरेंट बना देता है. विच इज इनवेरिएबली ओके डीपर्सनलाइज्ड, यानी कि विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड. एक सेकंड रुको. क्या था, इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा अलग है. ऐसा नहीं कि जैसे बाकी सब करे वैसा, आप बहुत अलग काम कर रहे हो. अरे एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, यानी कि वो उनकी किताबें तो एकदम ड्राई होती है, बोरिंग सी होती हैं, मजा का मन करता नहीं है हमारा पढ़ने का. Okay, have you consciously adopted an informal approach or it is something that just come to you naturally? यानी कि वो कह रहे हैं कि क्या ये एक ऐसी चीज है जो आपके पास नेचुरली आई है, यानी कि आपका खुद का मन ही ऐसे कि मैं ऐसे ही लिखता हूँ, या आप जानबूझ के अडॉप्ट करते हैं इनफॉर्मल स्टाइल, कि आपने देखा है कि यार इनका स्टाइल बोरिंग है, मैं एक नया स्टाइल बनाता हूँ जिसके अंदर अच्छा हो. तो कहते हैं कि आपका नेचुरल है या आप जानबूझ के इनफॉर्मल स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है. तो बटोई को यहाँ पे अपनी बच्चों के अपने क्या नाम लेते हैं, बचपन की तो नहीं, अपनी कहानी सुनाते हैं. क्या कहते हैं बटोई को, दैट मैंने प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर दिस, ओके, जब मैंने मेरी प्रेजेंट की थी मेरी फर्स्ट डॉक्टर डिसर्टेशन, बड़ा औखा शब्द है यार. जब उन्होंने अपनी प्रेजेंट की थी, रिसर्च के प्रोजेक्ट की थी इटली के अंदर, मतलब प्रोफेसर, उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें कहा था, क्या कहा था उनके एक प्रोफेसर ने, कि दैट स्कॉलर ओके दैट स्कॉलर्स लर्न अ लॉट सर्टेन सब्जेक्ट, यानी कि उन्होंने पता है स्कॉलर्स ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि देखो बॉस, काफी बार क्या होता है कि हम मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, खत्म, बस इतनी सी बात करके एक छोटे से पेज के अंदर अपने लिख देते हैं. अम्बर्टो इको ने क्या किया, उन्होंने बताया कि मैंने इस चीज के लिए उन्होंने पता है अपनी पूरी जो रिपोर्ट थी इसे क्या किया, एकदम है ना, इसे थोड़ा नैरेटिव नोवेल स्टाइल में, मैंने बताया ना वो अपने काम करते हैं, क्या नोवेल है, मैं मेरे एकेडमिक वर्क के अंदर करते था, वही सेम उनका जो इंटरेस्ट था ना, वो उसे क्या नाम लेते हैं, एकेडमिक वर्क के अंदर उतार देते थे. उन्होंने बताया कि मुझे पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करने के अंदर क्या क्या तकलीफ है, कैसे मैंने उन तकलीफों से उभरा, मैंने कितने अटेम्प्ट्स करे, क्या कुछ हुआ, फेलियर, सक्सेस, सारी चीजें बताई उन्होंने अपने पार्ट के अंदर. तो देखिए आगे क्या लिखा, अम्बर्टो इको व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टर डिसर्टेशन, पता नहीं बड़ा भारी शब्द है. Okay, when I presented my first doctoral dissertation research project in Italy, one of the professor said, एक प्रोफेसर ने मुझे कहा था, scholar learn a lot of certain subject and then they make a lot of hypothesis. Hypothesis का मतलब होता है assumptions, यानी कि बच्चे बहुत सारी assumptions कर लेते हैं, expectations करते हैं, and then they correct them and at the end they put them to conclusion. यानी कि वो क्या करते हैं कि वो assumptions करते हैं, कि ये assumptions लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना, जैसे एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, assumptions लेते हैं हम मैथ्स के, अगर किसी बात मैथ्स होगी ना, हाँ मैथ्स के अंदर आता तो यार ये पॉइंट, मैथ्स के अंदर अगर आपने 3D ज्योमेट्री करी हुई हो, अगर कोई मेडिकल नॉन मेडिकल का बच्चा हो, मैथ्स के अंदर, मेडिकल का तो नहीं, नॉन मेडिकल या कॉमर्स में मैथ्स का, तो उसके अंदर क्या है ना, चैप्टर नंबर 3 आता है और चैप्टर नंबर 11 आता है 3D ज्योमेट्री. उसके अंदर आप एक assumptions करते हो, वी assume that this is, हम एक स्टेटमेंट को एज्यूम कर लेते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि अगर वो मैच कर गया तब तो स्टेटमेंट की हमारी assumptions राइट है, अगर वो मैच नहीं किया यानी कि हमारी स्टेटमेंट की assumptions जो है वो गलत है.
तो वैसे ही बच्चे क्या करते थे, रिपोर्ट बनाई, एक एग्जाम्पशन ली, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, सही गलत बता दिया, दूसरी ली, उसके ऊपर लिया कि सही है ये गलत है ये बता दिया। तो सिमिलरली ये कहते हैं कि ये सारे बच्चे करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, यू आर ना कॉन्ट्रेरी टोल्ड स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, यानी कि आप अपनी कहानी बताते हो कि मैंने किस तरीके से काम किया, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर, यानी कि आप अपने सक्सेस और फेलियर्स के बारे में बताते हो, मैं यहाँ पे इस तरीके से सक्सेसफुल हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से फेल हुआ। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन, यानी कि मैंने मेरी रिसर्च प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया एक बुक की तरह, व्हिच इज मेंट टू बी एप्रिशिएटेड, जिसे अप्रिशिएट किया गया। एट दैट टाइम एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरी बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैव डन, यानी कि उन्हें समझ में आया कि बहुत स्कॉलरी बुक्स को किस हिसाब से लिखना चाहिए जैसे मैंने लिखा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा आप वही किताबी रटा रटा ज्ञान दे दी, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, नहीं, थोड़ा नरेटिव स्टाइल लेके आओ, कुछ मतलब अलग हटके करो, यानी कि कुछ जिस तरीके से सारी दुनिया सोची है वैसे नहीं, एक अलग तरीका दो जिससे लोग कंफर्टेबल हो, जिसे लोग एक्सेप्ट करने के लिए कंफर्टेबल हो, उस स्टाइल के अंदर नॉवेल्स लिखो। तो वो भी ये कहते हैं कि अप्रिशिएटेड इट एट द एंड बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, दिस इज Why? Okay, this is why my essays have always a narrative aspect. जैसे टाइगर में था ना, द टाइगर किंग मूवी के अंदर, मैं टाइगर 3 मूवी याद है कि जो टाइगर किंग जो थे ना चैप्टर, उसके अंदर था ना वो एक नैरेटिव एक्सपेक्ट था। ओके, एंड दिस इज व्हाई आई प्रोबेबली स्टार्टिंग नैरेटिव्स, यानी कि मैंने इसलिए इसी कारण मैंने नॉवेल्स जो थे इतना लेट, यानी कि मैं 50 साल का था तब मैंने नॉवेल्स लिखना चालू किया था। इससे एक और चीज की सीख मिलती है आपको कि आपको आपकी कोई भी काम करने के लिए कोई उम्र की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको पता है ये जो था, आई गेस मैकडोनल्ड्स का ओनर जो था, आई गेस ही स्टार्टेड अ बिजनेस आई गेस एट द एज ऑफ इस रिटायरमेंट के आसपास उन्होंने एक बिजनेस चालू किया था। जिस टाइम पे लोग रिटायरमेंट लेके एकदम होते हैं कि अब लाइफ एंजॉय करेंगे, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, ही जस्ट क्या नाम लेते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही स्टार्टेड अ बिजनेस। तो इससे आपको एक चीज पता चलती है दैट देयर इज नथिंग, आपकी एज रिलेटेड कोई चीज नहीं होती, अगर आपको कोई चीज करनी है तो आपको वो चीज करनी ही करनी है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि भैया मैं 50 के आसपास मैंने चालू किया। आई रिमेंबर दैट माय डियर फ्रेंड रोनाल्ड बार्थर्स who was always frustrated that he was an essay क्या होता है, छोटे पैसेज होते हैं as compared to a novelist, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा एक essayist था, एक novelist नहीं बन पाया। He wanted to do a creative writing one day or the another but he died before he could do so, यानी कि एक और चीज यहाँ पे बड़ी अच्छी पता चलती है कि बहुत लाइफ बहुत छोटी है, जो करना है अभी कर लो क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो। ठीक है, I never felt, okay, NCERT के अंदर I never felt, NCERT not to be double, I never felt NCERT not to be published, Flamingo. Okay, I never felt day and so I started novels probably satisfied my taste of narration, यानी कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ मैं अपनी नॉवेल्स लिखूंगा तो ये जगह वो जगह, नहीं, मैंने मेरे मजे के लिए सिर्फ नॉवेल्स लिखनी चालू की थी। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं मुकुल, टॉकिंग अबाउट द नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग अ स्पेक्टेकुलरली फेमस फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, यानी कि उन्होंने कहा कि बहुत आपकी जो बुक आई थी नेम ऑफ द रोज, उससे तो आपको बहुत ज्यादा तगड़ी पॉपुलैरिटी मिली है। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मेनी मोर स्कॉलरी वर्क, यानी कि स्कॉलरी वर्क यानी कि एकेडमिक स्टडी के ऊपर आपने वर्क लिखा है अबाउट ऑफ नॉन फिक्शन, यानी कि जिसके ऊपर आपने कहानियां नहीं बताया, आपने नॉर्मल बताया कि किस हिसाब से आपने नैरेटिव एक्सपेक्ट दिया पर उसमें कहानी नहीं डाली। तो कहते हैं एटलीस्ट 20 आपने करी थी, वो तो कहते हैं ना बॉस मैंने 40 से ज्यादा एकेडमिक वर्क करा हुआ है, यानी वो बता रहे हैं कि बॉस मैंने एकेडमिक वर्क बहुत ज्यादा किया हुआ है। मुकुल ओवर 40 among them is a seminar means impressive piece on semiotics, जैसे मैंने बताया ना स्टडी ऑफ साइंस, but most people about Umberto Eco and they will say oh he's a novelist, does that bother you? तो क्या कहते हैं कि देखो आपका मेन धंधा जो है वो तो आप एक प्रोफेसर हो, लेकिन लोग आपको एक नॉवेलिस्ट की तरह जानते हैं। तो क्या आपको एक चीज होती है कि आपको एक नॉवेलिस्ट माना जाता है, एक प्रोफेसर नहीं माना जाता? तो उसके ऊपर देखो अम्बर्टो इको क्या जवाब देते हैं। अम्बर्टो इको कहते हैं yes because I consider myself a university professor who writes novels on Sunday, यानी कि वो कहते हैं कि देखो भैया मुझे ऐसा लगता है मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो नॉवेल सिर्फ एक शौक के लिए लिखता है, मैं एक नॉवेलिस्ट नहीं हूँ। तो वो कहता है इट इज नॉट अ जॉब, आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, यानी कि मैं नॉवेल्स वाली जहाँ पे नॉवेलिस्ट की मीटिंग्स होती है वहां पे नहीं जाता, जहाँ पे प्रोफेसर की मीटिंग होती है वहां पे जाता हूँ सिर्फ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ द एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं कहता हूँ कि मैं जैसे कहता है यूट्यूब कम्युनिटी, टिकटॉक कम्युनिटी, वैसे मैं एक एकेडमिक कम्युनिटी का पार्ट हूँ। बट ओके इफ दे यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रेड द नॉवेल्स लाफ्स एंड सर्च, यानी कि वो कह रहे हैं कि चलो ऐसे करते ना, चलो कोई बात नहीं, यानी कि रेसिंग योर शोल्डर एंड देन ड्रॉप देम, ऐसे करके कोई बात नहीं। हाँ
ऐसे करना। ओके, आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आज जब मैं नॉवेल लिखूंगा तब ज्यादा ऑडियंस, क्योंकि मेरा एकेडमिक वर्क तो 10 मिलियन 1 करोड़ लोग नहीं खरीदने वाले, पर मेरी नॉवेल जरूर 1 करोड़ लोग खरीदते। ओके, I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semitosis. अब वो कहते हैं कि यार ये भी अजीब बात है कि मुझे लगा नहीं था, क्योंकि उस बुक के अंदर उन्होंने मेटाफिजिक्स, ये सेमिटोसिस की स्टडी, मिडिवल हिस्ट्री, ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात की थी जिनसे मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इन सारी चीजों के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी नेम ऑफ द रोज में सारे टॉपिक्स डाले, और हैरानी की बात है टॉपिक्स डालने के बाद भी बुक बिकी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी इनके ऊपर। तो मुकुल कहते हैं which brings me to the next question। वो कहते हैं, इससे मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। The name of the rose is a very serious novel। ये बहुत सीरियस नॉवल है। एक डिटेक्टिव यार है, यानी कि मैंने बताया ना मर्डर मिस्ट्री है। इट इज अ डिटेक्टिव यार एट वन लेवल, बट इट आल्सो यानी कि ये कोर्ट मतलब आपको ग्रेट नॉलेज देती है अबाउट मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स होता है कि प्रकृति आई तो आई कैसे, नेचर कैसे हुआ, या हम इंसानों का जन्म किस तरीके से हुआ, ये मेटाफिजिक्स होते हैं। थियोलॉजी होते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म की स्टडी, और मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर भी आया कि मिडिल एज की जो हमारी हिस्ट्री थी वो किस हिसाब से थी। तो वैसे देखा जाए ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लोग ऐसे होते हैं, हिस्ट्री तो किसी को नहीं पसंद होती, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से कही ना, क्योंकि ये जो कहानी थी आई गेस इट वाज स्टार्टेड इन 1327, आई एम नॉट, it might not be correct but the exact figure I must remember it is only कि यानी कि 1327 के अंदर वो मिडिवल हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, एक सेकंड सॉरी, वो मेटाफिजिक्स की भी बात करें, थियोलॉजी की भी बात करें, यानी कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन इस बुक के अंदर लोगों ने पसंद क्या रीजन है देखते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है अम्बर्टो इको कहते हैं कि नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड। नो, वो कहते हैं नहीं यार सारे जर्नलिस्ट पजल हैं, एंड समटाइम पब्लिशर, यार पब्लिशर भी परेशान है यार, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बुक बिक कैसे रही है, लोगों को पसंद कैसे आ रही है ऐसे टॉपिक्स, हिस्ट्री के ऊपर बुक है पसंद आ रही है लोगों को, एंड दिस इज बिकॉज द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक टेस्ट एंड डू नॉट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को लगता है लोग तो आसानी किताब, आसान चीजें लोगों को पसंद आती है, ऐसे डिफिकल्ट चीजें लोगों को पसंद नहीं आती। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अच्छा एक्सपीरियंस पढ़ना है, यानी कि बच्चों वाली किताबें नहीं, उन्हें डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस लेने का भी मजा आता है। ओके, कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, यानी कि अभी तो उन्होंने तो 6 बिलियन बताया, अभी तो 8 बिलियन है, ठीक है। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल इन द ऑन दिस प्लैनेट, द नेम ऑफ द रोज सोल्ड अबाउट 10 to 15 मिलियन कॉपीज। अब देख लो किस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन, अगर मैं दिखाऊं ना यहाँ पे, लेट अस सर्च व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ द कंट्री। Population of world, कहां पे है वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये रहा 8.1 बिलियन है, ठीक है। अब आप देख लो कि किस टाइम पे, यानी कि 200 करोड़ लोगों की जनसंख्या बढ़ने से पहले की बात है ये, ठीक है। कितने 200 करोड़ लोगों की जनसंख्या बढ़ने से पहले की बात कर रहे हैं ये, और वहां पे भी उस टाइम पे भी इन्होंने 10 to 15 मिलियन कॉपीज बेची। तो देख लो अब मतलब खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ओके, सो इन अ वे आई रीच अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, यानी कि 10-15 मिलियन 600 करोड़ के सामने देखे तो सच बताऊं तो 0.1% भी नहीं है, जेन्युइनली 0.1% भी नहीं है, इतनी है ये, ठीक है। बट एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, और एटलीस्ट डोंट वांट दिस। आई myself at 9 PM at day after dinner watch television and want to see either Mommy Vice or Emergency Room. I enjoy it but I need it. बट नॉट ऑल डे, यानी कि वो कहते हैं कि जैसे हम होते हैं, जैसे हम रात जैसे सब लोग होते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, या कुछ लोग अनुपमा ये सारे सीरियल देखते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं, देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देखते हैं। अब ये लोग जो हैं ये सारी चीजें देखते हैं, क्या वो सारा टाइम ये चीजें देखते रहते हैं ना? वो क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्हें मतलब एक है कि हाँ एक थोड़ा कहते हैं ना माइंड फ्रेश करने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा या ये सारे सीरियल देखते हैं, ठीक, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा माइंड फ्रेश होता है। वैसे वो कहते हैं कि हम इन्हें, पर ऐसा तो नहीं हमें सारे तारक मेहता ही देखते हैं, ये तो कोई नहीं है ऐसा। वो कहते हैं हमें थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए ऐसे चाहिए। तो वैसे ही कहते हैं कि दुनिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो हमें ऐसा लगता है जिन्हें इजी बुक्स ही चाहिए, नहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें डिफिकल्ट बुक्स चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे मैं भी सारा दिन काम करता हूँ लेकिन मुझे थोड़े टाइम के लिए तो माइंड रिफ्रेश करने के लिए मैं भी टीवी शो देखता हूँ, जैसे इन्होंने इमरजेंसी रूम इनके नाम दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे लास्ट पैसेज के ऊपर। तो मुगल कहते हैं could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with the period of medieval history and that, यानी कि इन्होंने मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, medieval history पे बात करी, क्या इस वजह से बुक ज्यादा बिकी आपके अकॉर्डिंग? तो बोटो को कहते हैं that's possible, ये हो भी सकता है, हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। पर मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइस मैन, जैसे चाइनीज वाइस मैन कहानियां बताते रहते हैं, बिल्कुल मैं भी अलग अलग आपको कहानियां बताता रहता हूँ। माय अमेरिकन पब्लिक सेड दैट शी लव्ड माय बुक्स एंड शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन द कंट्री वेयर नोबडी सीम टू हैव अ कैथरलैंड, यानी कि कोई चर्च और स्टडीज लैटिन, यानी कि वो कहते हैं कि आपकी जो बुक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे 3000 से ज्यादा होगी। तो उन्होंने 3000 का एडवांस दिया, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे तो कोई ऐसा पढ़ने वाला है ही नहीं, कि आपको यहाँ पे कौन पढ़ने वाला आपकी बुक्स। तो उन्होंने कहा कि नो वन इज गोइंग टू स्टडी, सो आई वाज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 to 3 मिलियन कॉपीज इन यूएस, यानी कि मिले मुझे 2 से 3000 कॉपीज के वजह थे, छप गई 20 या 30 लाख कॉपीज बिकी, 2 या 3 मिलियन, यानी कि 20 से 30 लाख कॉपीज बिकी यूएसए के अंदर। और लॉट बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट बिफोर माइन, यानी कि मैं अकेला नहीं हूं जिसने मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर लिखा, थियोलॉजी पे लिखा, मेटाफिजिक्स, बहुत सारे पहले वाले नॉवेलिस्ट ने भी लिखा हुआ है। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री, यानी कि जो सक्सेसफुल हुई थी बुक वो शायद एक मिस्ट्री है। Nobody can predict it, कोई बता नहीं सकता कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ। I think I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it won't have been the same. Why it was that type is a mystery, यानी कि वो कहता है कि अगर मैं ये हमारी द नेम ऑफ द रोज बुक है, अगर मैं इसे 10 साल पहले करता तब भी क्या पता ये इतनी सक्सेसफुल ना होती है, 10 साल बाद करता तब भी शायद सक्सेसफुल नहीं होती। मैंने आज इसे रिलीज करा इसलिए ये सक्सेसफुल है इस पीरियड के अंदर। तो ये भी एक मिस्टेक इस टाइम ही क्यों हुई, क्या पता 10 साल पहले ना होती, क्या पता 10 साल बाद नहीं होती, काफी सारी चीजें होती हैं। So with this we came to an end of this part. I hope you liked our video. If you liked our video, please click on the like button. तब तक के लिए जय हिंद गाइस।